सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन या टैक्स लॉज। ये आपकी सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी में इसी सब्जेक्ट की वजह से हम सबसे ज्यादा एक दूसरे से मिलेंगे। मैं आपको इसमें डीटी और आईडीटी जो दो पोर्शन होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों कवर करवाऊंगा। एंड आई हैव एन ऑनेस्ट कन्फेशन ओवर हियर टू मेक। टैक्सेशन इज द सब्जेक्ट व्हिच ब्रॉट मी इनटू टीचिंग। टैक्सेशन इज प्रोबेबली द फर्स्ट लव ऑफ माय लाइफ। तो आज टैक्स की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज हम कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बट बेसिक्स ऑफ टैक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे ताकि आपको टैक्सेशन की मूलभूत बातें पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स टैक्स। जब मैं पहला वर्ड आपके सामने रखता हूं टैक्स, आखिर टैक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो सर, टैक्स का मीनिंग होता है एक ऐसा मैंडेटरी पेमेंट। व्हाई हैव वी यूज्ड द वर्ड मैंडेटरी ओवर हियर? ऑब्वियसली बिकॉज टैक्स पे करना है या नहीं करना है, ये चॉइस आपको नहीं मिलती है। टैक्स अगर आपके ऊपर लेवी हुआ है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग दैट? तो टैक्सेशन इज नॉट एन ऑप्शनल पेमेंट, इट इज अ मैंडेटरी पेमेंट। बहुत अच्छी बात है, मैंडेटरी वर्ड समझ में आ गया हमें। इसके बाद में एक बात आती है विदाउट एनी क्विड प्रोक्यू रिटर्न्स। विदाउट एनी क्विड प्रोक्यू रिटर्न्स। नॉर्मली बच्चों, जब भी आप कोई मैंडेटरी पेमेंट करते हैं या एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करता है, सो देयर हैपेंस एन एक्सचेंज। उनके बीच में एक एक्सचेंज होता है। अगर ये पैसे देता है तो बदले में उसे कोई गुड्स या कोई सर्विस प्राप्त होती है, जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। आज अगर आप 10 रुपए किसी को पे करते हैं तो आप उसके बदले में 10 रुपए की मूल्य वाली वस्तु प्राप्त करना चाहेंगे। 50 रुपए पे करते हैं तो 50 रुपए की कीमत की चीज प्राप्त करना चाहेंगे। 100 रुपए पे करते हैं तो 100 रुपए का वैल्यू का बेनिफिट आप उससे अवेल करना चाहेंगे। लेकिन टैक्सेशन एक ऐसा पेमेंट है जहां पे आपने 1000 रुपए पे किया, 10,000 रुपए पे किया, 20,000 रुपए पे किया, लेकिन उसका कोई प्रपोर्शनेट रिटर्न आपको मिले ये जरूरी नहीं है। क्विड प्रोक्यू का मतलब हो गया प्रपोर्शनेट रिटर्न। प्रपोर्शनेट रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर मान लीजिए 50,000 रुपए का टैक्स का पेमेंट किया, यू कैन नॉट कॉल अप द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड टेल देम, ए छोड़ू, कल 50,000 रुपए भिजवा दिया है, आज मेरे घर के बाहर जो सड़क पे गड्ढे पड़े हुए हैं उसको भरवा देने का क्या? यू कांट डू दैट। यू कांट डू दैट। आपने वो 50,000 रुपए पे किया है और वो पेमेंट शायद गवर्नमेंट आप ही के लिए यूज करेगी, आप ही की बेहतरी के लिए यूज करेगी, बट एग्जैक्टली आपको 50,000 रुपए का बेनिफिट वापस दे, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट के पास एक्चुअली अगर देखा जाए तो पूरी फ्रीडम होती है कि वो जो आपसे पैसे टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है, वो चाहे तो उसे डिफेंस पे खर्च करे, वो चाहे तो उसे एजुकेशन पे खर्च करे, वो चाहे तो उसे मेडिकल सर्विसेज के लिए खर्च करे। इट विल नॉट बी स्पेंट एज पर योर विम्स एंड फैंसीज। तुम्हारी इच्छा अनुसार गवर्नमेंट को खर्च करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अब जब टैक्स की बात करते हैं तो एक और चीज आती है, इसलिए थोड़ा नाराज है, जायज है। चलिए, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि एक और बात आती है। क्या एक और बात आती है बच्चों? एक और बात जो आती है वो है, एक वर्ड है टैक्स, एक वर्ड है ड्यूटी और एक वर्ड है सेस। ठीक है? एक वर्ड है टैक्स, एक वर्ड है ड्यूटी और एक वर्ड है सेस। अब कहीं ना कहीं अगर इनकी मीनिंग को हम जानने का प्रयास करें तो ये सारे के सारे ही मैंडेटरी पेमेंट है विदाउट एनी क्विड प्रो क्यू रिटर्न्स। आप चाहे टैक्स कह लो, आप चाहे कस्टम ड्यूटी कह लो, या फिर आप चाहे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कह लो,
सारे की सारी अगर टैक्स ड्यूटी सेस की बात करें तो ये तीनों ही चीजें क्या है, एक मैंडेटरी पेमेंट है विदाउट एनी क्विड प्रो क्यू रिटर्न्स। चाहे मैं इनकम टैक्स की बात करूं, चाहे मैं कस्टम ड्यूटी की बात करूं, चाहे मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात करूं। तो फिर सवाल है कि सर जब एक ही चीज थी तो इसके तीन नाम क्यों? इसमें कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो एक बेसिक डिफरेंस बच्चों जो आप लोगों को पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जो टैक्स से है या ड्यूटी है, इसके नाम से गवर्नमेंट ने जो भी कलेक्ट किया है, दिस कैन बी स्पेंट ऑन एनीथिंग एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी आपसे गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स के नाम पे या इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पे पैसा लिया है, गवर्नमेंट चाहे तो उस पैसे को एजुकेशन पे खर्च करे, डिफेंस पे खर्च करे, जहां मर्जी आए खर्च कर सकती है, आप सवाल नहीं पूछ सकते। ऑन दी अदर हैंड सेस जो होता है, सेस से हमेशा किसी ना किसी नाम बता के कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि पहले एक सेस हुआ करता था एजुकेशन सेस, फिर एक सेस आ गया सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सेस, फिर हेल्थ एंड एनर्जी सेस आ गया, क्लीन एनर्जी सेस आ गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया। तो इस तरीके से सेस जो होता है वो हमेशा एक नाम बता के लिया जाता है, और सेस का पैसा नीड्स टू बी स्पेंट ऑन द पर्टिकुलर पर्पस। जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने सेस को कलेक्ट किया है, आप उस पैसे को सिर्फ उसी के लिए खर्च कर सकते हैं। तो ये बात हुई टैक्स, ड्यूटी और सेस की। टैक्स और ड्यूटी में फर्क थोड़ा सा रहता है, अब वो फर्क कहीं ना कहीं धुंधला होता जा रहा है, क्योंकि पहले ड्यूटी के नाम पे हमारे पास हुआ करता था एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो सिखाया जाता था वो ये होता था कि जी ड्यूटी जो होती है वो गुड्स पे लगती है, ना कि पर्सन पे, और टैक्स जो होता है वो मोस्टली पर्सन पे लगता है, ना कि गुड्स पे। इस तरह का एक बेसिक डिफरेंस हुआ करता था, बट अब वो डिफरेंस कहीं ना कहीं थोड़ा धुंधला होता जा रहा है बिकॉज ऑफ एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुका है और उसकी जगह पे जीएसटी आ चुका है, तो उसका नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया है। तो आपको अब इस तरह का कोई डिफरेंस याद नहीं रखना, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि टैक्स और ड्यूटी के नाम पे गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट किया है उसे गवर्नमेंट अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी खर्च कर सकती है, और सेस के नाम पे जो कलेक्शन हुआ है उसे उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए खर्च करना पड़ेगा। लेट्स मूव अहेड। टैक्सेशन को अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो एंशियंट टाइम से टैक्सेस चले आ रहे हैं, आदिकाल से टैक्सेस का प्रचलन रहा है हिंदुस्तान में। मनुश्लोक 128 जो मनुस्मृति में लिखा गया है वो कहता है लोके चे करादि ग्रहणो शास्त्रनिष्ठ स्यात्, अर्थात कि लोगों से टैक्स लेना वैलिड है, शास्त्रों के अनुसार या वेदों के अनुसार या स्क्रिप्चर्स के अनुसार इट इज नॉट बैड टू चार्ज टैक्सेस फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स। अ किंग इज फ्री टू चार्ज टैक्स फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स। कौटिल्य यानी कि जिसे विष्णुगुप्त कौटिल्य यानी कि चाणक्य, चाणक्य की एक बहुत ही फेमस क्रिएशन जो है उसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसके नाम से आज हम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को भी जानते हैं। अर्थशास्त्र किताब में बहुत डिटेल में बताया गया है कि एक राजा को कैसे टैक्सेस चार्ज करने चाहिए, ड्राउट के टाइम पे कैसे टैक्स में रिलीफ देना चाहिए। अलग अलग प्रोफेशन के लिए चाणक्य ने टैक्स रेट्स स्पेसिफाई करी कि कहाँ 1/6 ऑफ इनकम होना चाहिए, कहाँ 1/8 ऑफ इनकम होना चाहिए, कहाँ 1/12 ऑफ इनकम होना चाहिए, कहाँ 1/4 ऑफ इनकम होना चाहिए। इस तरीके से चाणक्य ने बहुत डिटेल में टैक्स के लिए एक ट्रीटीज लिखा है कि कैसे एक राजा को अपने सब्जेक्ट्स को टैक्स करना चाहिए। बोधयान धर्म सूत्रास जो हैं उसमें भी टैक्सेशन के बारे, टैक्सेशन को सही ठहराया गया और कहा गया है कि जैसे सूर्य प्रकृति से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है,
but eventually it helps in the process of rain also, it helps in the process of nurturing, यानी कि वो आपसे जो भी लेता है उसका 10 गुना आपको वापस लौटा देता है। कुछ इसी तरीके से कहा गया कि एक राजा भी टैक्स लेता है जुडिशियसली और आपको उसके बदले में 10 गुना रिटर्न वापस देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से शास्त्रों में या एंशिएंट टाइम्स में टैक्स का जिक्र किया गया है। मॉडर्न टाइम्स की बात अगर करें तो मॉडर्न इंडिया में टैक्सेशन रीसरफेस्ड और प्रोबेबली क्रॉप्ड अप बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन, आई मीन टू से दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन, इनका नाम है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो थे वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटिश इंडिया के, और इनफैक्ट पहला बजट जो इंडिया में किसी ने पेश किया था तो वो जेम्स विल्सन थे। जेम्स विल्सन को इंडिया भेजा गया था टू आफ्टर द रिवोल्ट हैड जस्ट गॉटन ओवर, 1857 का रिवोल्ट खत्म हुआ था और उसके बाद में जेम्स विल्सन को भेजा गया था इंडिया में ताकि वो एक नया टैक्सेशन सिस्टम लॉन्च कर सकें, नई करेंसी को लॉन्च कर सकें। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑब्वियसली जो हमने आदिकाल का रैशनल या लॉजिक समझा है, ऑब्वियसली ब्रिटिश का वो लॉजिक नहीं था इंडिया पे टैक्स लगाने का। दे वर स्ट्रगलिंग, दे नीडेड मोर मनी एंड आल्सो दे वांटेड टू वीकन द सब्जेक्ट्स, एंड इसलिए उन्होंने इस टैक्स के पद्धति को लॉन्च किया और जेम्स विल्सन वाज द मैन जिसने इंडिया में टैक्सेशन बजट वगैरह को लॉन्च किया। कुछ टैक्स ट्रिविया मैं आपको बताता हूँ। लेसर देन 5% इंडियंस फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, आज हम इतनी चीजें पढ़ते हैं, सीए सीएस के बारे में जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, डेट, पेनल्टी, स्क्रूटिनी वगैरह वगैरह, बट 5% भारतीय अपना रिटर्न फाइल करते हैं। जस्ट टू स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड दिल्ली, पे 53% ऑफ इंडिया टोटल इनकम टैक्स। 53% टैक्स सिर्फ 2 स्टेट से आ रहा है बच्चों। नाउ यू नो क्यों महाराष्ट्र इतनी चौड़ में रहता है। लास्ट ईयर कलेक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस इज रफली 12.5 लाख करोड़। ये मैं सारे फिगर्स थोड़ा प्री कोविड फिगर्स लेके आया हूं बिकॉज कोविड के जो फिगर्स हैं दे आर एन एबरेशन। एबरेशन का मतलब होता है नॉर्मल से हटके। ठीक है, वो नॉर्मल से थोड़ा हटके है तो उसको एक स्टैंडर्ड के तौर पे कंसिडर नहीं किया जा सकता। दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव गॉटन प्री कोविड फिगर्स। देयर आर ओनली अबाउट 10 लाख पीपल हु फाइल्ड इनकम ग्रेटर देन रुपीस 10 लाख। 10 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान में हैं 136 करोड़ में से जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा अपनी इनकम कबूल की है। Only 3 Indians paid a tax of more than 100 crores. 85% of taxpayers pay less than rupees 1,50,000 per annum. 54% of taxpayers had shown zero tax payable. यानी पहली बात तो 5% लोग अपना रिटर्न भरते हैं और उसमें से भी आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि हम रिटर्न तो भर रहे हैं लेकिन हमारा टैक्स पेबल जीरो है। रिटर्न तो भैया इसलिए भर रहे हैं क्योंकि बैंक से लोन लेना और बैंक वाले ने कहा है कि आपका आईटीआर भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, I guess probably more Indians file their returns because they want to avail loans as compared as to the Indians who are really scared of the income tax department. I should not say this, but कहीं ना कहीं ये सच है। 70% of total government revenue from direct and indirect taxes. GST contributes around 21% to the total revenues and presently the ratio is roughly 1:1। Ratio का मतलब यहाँ पे direct taxes और indirect taxes में, यानी कि इनकम टैक्स को अगर हम एक तरफ रखें और बाकी जीएसटी को, कस्टम ड्यूटी वगैरह को दूसरी तरफ रखें तो उनका रेशियो लगभग 1:1 है। बाकी डिटेल में हम जान लेंगे आज कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, ये कुछ फिगर्स मैंने आपको बताए। ये जो कलकत्ता वाले लोग हैं इसे ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ये हमारी ममता दी हैं और उन्होंने कहा है पैसिव स्मोकर देन पे ओनली 5% टैक्स एक्स्ट्रा। ये एक्चुअली शारदा चिटफंड के बाद की बात है और शारदा चिटफंड स्कैम जब हुआ था তো এক রিপোর্টার ने মমতা दी से कहा कि আপনি তো বলেছিলেন যে আপনি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবেন সবার, ওই টাকাটা কোথায় আছে। तो ममता दी यानी कि ट्रांसलेट अगर मैं करूं तो रिपोर्टर ने ममता दी से पूछा कि आपने कहा था कि आप पैसे लौटा देंगे जिन लोगों के शारदा चिटफंड स्कैम में नुकसान हुआ है, जिनको आप उनके पैसे लौटा देंगे, आप क्या कर रहे हैं इस दिशा में। तो ममता दी ने कहा দেখুন আমি তো বলছি, আমি তো সিগারেটের উপরে ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছি, আপনারা একটু বেশি বেশি করে খান, চট করে টাকাটা পুরো হয়ে যাবে। यानी कि
देखो मैंने तो सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, आप लोग ज्यादा सिगरेट पीजिए तो ऑटोमेटिकली शारदा चिट फंड वालों का कलेक्शन पूरा हो जाएगा, मैं लौटा दूंगी पैसे। तो इस तरह के लेजेंडरी टैक्सेस ममता दी जैसे लेजेंडरी लोग ही लगा सकते। चलिए, ये तो थी मजाक की बात। टैक्स गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि भाई टैक्स कौन लेवी करता है, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि टैक्स कौन लेवी करता है, तो ऑब्वियसली हम सबका जवाब होता है सर गवर्नमेंट लेवी करती है, और कौन लेवी करता है। बट ऑफ कोर्स ये जवाब तो कोई भी दे सकता है। आप अब एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपसे थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो वो डिटेलिंग पे अगर अपने जाते हैं तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है। उसी तरीके से एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे आता है सर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिर्फ टैक्सेशन देखती है ऐसा तो नहीं है सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तो बहुत कुछ देखना होता है। टैक्स के अलावा भी वो बहुत सारे रिफॉर्म मेजर्स के बारे में सोच रहे होते हैं। जीडीपी को बढ़ाने के लिए किस तरह के सोशल प्रोग्राम शुरू करे जाए इसके बारे में सोच रहे होते हैं। डेट को कैसे हैंडल करना है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स को कैसे हैंडल करना है, वगैरह वगैरह हजारों काम। तो उसमें से एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे दो बॉडीज हैं। एक का नाम है सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरे का नाम है सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब ये बात आप समझ लीजिए, आपके पूरे सिलेबस में कई बार द बोर्ड में स्पेसिफाई, द बोर्ड में नोटिफाई करके सेंटेंसेस आएंगे। तो आपको समझना होगा कि जब आप डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ रहे हैं तो उस बोर्ड का मतलब हो गया सीबीडीटी, और जब आप जीएसटी या कस्टम जैसा इनडायरेक्ट टैक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बोर्ड का मतलब हो गया सीबीआईसी। तो सीबीडीटी का मतलब हो गया सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी का मतलब हो गया सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। बहुत बढ़िया सर, दोबारा ये सर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है, हम लोग तो जानते नहीं है। थोड़ा सा सब्र करो मेरे बच्चों, आज मैं आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाने के बाद ही लेक्चर खत्म करूंगा। चलिए, तो इनकम टैक्स की हायरार्की को अगर थोड़ा और डिटेल में जाके देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नरेंद्र मोदी लीड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ऑब्वियसली निर्मला सीतारमन जी लीड करती हैं, और उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अनुराग ठाकुर। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जो हैं वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को हेड करते हैं। ऑब्वियसली ये सारे पोजीशंस जो हैं ये बच्चों सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज करके एक स्ट्रीम होती है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, उसी तरीके से एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की एक स्ट्रीम होती है। और उस दिशा में जाने वाले जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो इस तरह की पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो अजय भूषण पांडे जी जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को हैंडल कर रहे हैं, इज द रेवेन्यू सेक्रेटरी। सीबीडीटी के चेयरमैन हैं प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी इज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। सर क्या ये चीजें एग्जाम में हमसे पूछी जाएगी? 90% चांस है ऑब्वियसली नहीं पूछी जाएगी, बट इट नेवर कॉस्ट समबडी टू नो अ लिटिल एक्स्ट्रा। चलिए, इसके बाद में यानी कि आपने जो ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है हायरार्की में, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, सीबीडीटी है यानी कि बोर्ड। अब बोर्ड के नीचे हैं कमिश्नर्स, कमिश्नरेट्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर डायरेक्टर जनरल आते हैं, फिर चीफ कमिश्नर हैं, एडिशनल या फिर जॉइंट कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। बहुत बार हमारे सिलेबस में हमें एसीडीसी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। एसीडीसी यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है जी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल्स हैं, चीफ कमिश्नर्स हैं, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर। इस तरीके का एक हायरार्की है। ये सारे लोग जो हैं इनको हम कह सकते हैं adjudicating authority। नाउ adjudicating अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि इनके पास पावर होता है आपके केस पे ऑर्डर सुनाने का, फैसला सुनाने का।
इन्हें वेट नहीं करना पड़ता है कि कोई इनके पास आए, कोई इनसे कुछ पूछे तो ये अपनी राय देंगे या तो ये अपना इनपुट देंगे, ऐसा कतई जरूरी नहीं है बच्चों। ये कमिश्नर्स ऐसे हैं जो खुद स्वयं स्वतः सुखाय के लिए, अपने सुख के लिए आपके मामले में टांग अड़ा सकते हैं और आप पे फैसला सुना सकते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सीबीडीटी, जो कि कहीं ना कहीं हायरार्की में शायद ऊपर आता होगा, लेकिन सीबीडीटी इज नॉट एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सीबीडीटी खुद किसी का केस से हैंडल नहीं करता है, जजमेंट नहीं सुनाता है। ठीक है जी, सीबीडीटी जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये सारे जो लोग हैं ये सारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं। इसीलिए इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और वर्ड आपके एग्जाम मतलब आपके सिलेबस में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं असेसिंग ऑफिसर, जिसे हम प्यार से एओ भी कहेंगे। ये असेसिंग ऑफिसर इन्हीं में से कोई होता है जो आपके केस को हैंडल कर रहा होता है, जो आपके केस को देख रहा होता है, जो आपका असेसमेंट कर रहा होता है, वो बन जाता है असेसिंग ऑफिसर। तो एओ या असेसिंग ऑफिसर देख के आपको घबराना नहीं है कि हे भगवान ये कौन सा ऑफिसर। बात समझ में आई? चलिए, अब क्या सर ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स है, एक चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है? नहीं, ऐसी बहुत सारी पोजीशंस हैं बच्चों। जैसे कि विंग्स हैं 10, जिसमें इन्वेस्टिगेशन है, सिस्टम है, लीगल एंड रिसर्च है, ट्रेनिंग है, इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, विजिलेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स पेयर सर्विस है, लॉजिस्टिक्स है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और रिस्क असेसमेंट है। और इन सब में फिर यहाँ पे 18 डायरेक्टर जनरल्स हैं, यहाँ पे एक 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 इस तरीके से अलग अलग डायरेक्टर जनरल्स हैं, और फिर उनकी कमिश्नर्स बैठती हैं जो कि अलग अलग रीजन को या अपने जूरिसडिक्शन को हैंडल करते। ओके जी, क्या ये बातें हमारे लिए सर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से इंपॉर्टेंट है? नहीं, थोड़ा सा दिखा दिया आपको एक झलक। आइए देखते हैं यूनियन बजट। इंडिया का जो यूनियन बजट है, बजट आप सबने नाम सुना होगा बच्चों। बजट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है, दोनों हाउसेज में उसे प्रेजेंट करा जाता है। इट्स लाइक अ प्रपोजल, जहां पे गवर्नमेंट बताती है कि उसने क्या प्लान किया है कि आने वाले साल में वो किस तरीके से फंड्स जनरेट करेगा और किस तरीके से उसको खर्च करना चाहता है। तो रुपी कम्स फ्रॉम, पैसा आएगा कहां से, एंड रुपी गोज टू, पैसा खर्च कहां पे किया जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर 100 रुपए खर्च कर रही है तो उसमें से 20 पैसे या 1 रुपए अगर खर्च कर रही है तो उसमें से 20 पैसा आएगा बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से। 18 पैसा कॉरपोरेशन टैक्स से आएगा। कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब हो गया जो कंपनीज हैं वो जो इनकम टैक्स पे कर रही हैं, वहां से ये पैसा आएगा। इनकम टैक्स से लगभग 17% या 17 पैसे आएंगे। कस्टम्स से 4%, यानी कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वहां से। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%। अब सवाल यह है कि सर हमने तो सुना था कि जीएसटी आ गया और जीएसटी आने की वजह से एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्साइज ड्यूटी आज भी इंडिया में जिंदा है। हाँ, मोस्ट केसेस में एक्साइज ड्यूटी को हटा के वहां पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बट आज भी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, तो डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल है, इसके अलावा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, शराब। इन सारी चीजों पे अभी भी एक्साइज लेवी हो रहा है। इस वजह से यूनियन एक्साइज ड्यूटी से भी कलेक्शन आएगा। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से कुछ 18 पैसे, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10 पैसे और नॉन डेट कैपिटल रिसीव 6 पैसे। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 18, 17, 4, 7, 18, यानी कि आधे से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो आपका ऑब्वियसली गवर्नमेंट का टैक्सेस से ही आता है। और फिर गवर्नमेंट उसको खर्च करेगी पेंशन पे, सब्सिडीज पे, डिफेंस पे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं, अलग अलग जो अभियान चलाती है गवर्नमेंट, मनरेगा जैसे, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स। आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट का डेट सर्विसिंग में लगभग लगभग 1/5 ऑफ आवर बजट गोज इनटू repaying the interest on our old loans. Now this hurts a lot. This is crippling us, but we can't really help.
तो जितना हो सके अब भविष्य में अगर हम अपनी बोरोइंग्स को थोड़ा काबू में रख सकें तो हमारा ये डेट सर्विसिंग वाला पोर्शन थोड़ा मैनेजेबल हो। ठीक है जी। चलिए, तो स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, यानी कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया है उसको स्टेट्स में भी बांटा जाएगा, वहां पे लगभग 1/5 पोर्शन चला जाएगा। कैनन्स ऑफ टैक्सेस आपको आपकी आईसीएसआई स्टडी मैट में दिखाई देगा। कैनन्स ऑफ टैक्स, कैनन का मतलब क्या है कि एक अच्छे टैक्स सिस्टम के गुण क्या हैं, उसमें किस तरह के फीचर्स होते हैं, किस कसौटी पे उसे खरा उतरना होगा। यहाँ लगभग कैनन का मतलब हो गया कसौटी, ग्राउंड्स या पैरामीटर्स। तो पहला है कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है? कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि जो आपका टैक्सेशन सिस्टम है वो न्यायशील होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी कि उसे ये समझ होनी चाहिए कि किस पे कितना टैक्स का दबाव डाला जा सकता है। जिसकी कैपेसिटी टू बेयर ज्यादा है उसके ऊपर टैक्स बर्डन ज्यादा आए, जिसका कैपेसिटी टू बेयर कम है उसके ऊपर टैक्स बर्डन कम आए। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट कैनन्स ऑफ टैक्सेस। क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चों? पहला कैनन है कैनन ऑफ इक्विटी। एक वर्ड होता है बच्चों इक्वालिटी और एक वर्ड होता है इक्विटी। कहीं ना कहीं लोग इसे इंटरचेंजेबल समझते हैं, बट एक्चुअली अगर देखें देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको ये समझाता हूं। दो व्यक्ति हैं, और 20 रोटियां हैं खाने के लिए। दोनों व्यक्तियों में अगर 10-10 रोटियां बांट दी जाए तो ये हो गया इक्वालिटी। ठीक है जी, सिंपल। आइए अब बात करते हैं इक्विटी। अब इसमें से एक व्यक्ति है खली, द ग्रेट खली, आप लोग जानते होंगे। मुझे मेरी मौसी ने कहा कि अंबुजा सीमेंट से दीवार बनाओ, ग्रेट खली हमारा। और दूसरा व्यक्ति है हमारा राजपाल यादव। अब खली का जो फूड रिक्वायरमेंट से है इनटेक का, और राजपाल यादव की जो फूड रिक्वायरमेंट है इनटेक की, ऑब्वियसली इनमें फंडामेंटली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब अगर आप 10 रोटियां खली को देते हैं और 10 रोटियां राजपाल यादव को देते हैं, तो एक तरफ एक व्यक्ति शायद भूखा है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास खाना सड़ रहा है या बर्बाद हो जाएगा क्योंकि वो शायद 10 रोटियां खत्म नहीं कर पाएगा। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि जिसके लिए जो सही है, जिसको जितने की जरूरत थी उसके हिसाब से अगर आप न्याय संगत जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अगर आपने शायद 16 रोटियां या 15 रोटियां खली को दी और 5 या 4 रोटियां राजपाल यादव को दी, तो दोनों का पेट भर गया, दोनों को पेट भर खाना मिला। दोनों को बराबर खाना नहीं मिला, दोनों को उतना खाना मिला जिससे उनका पेट भर जाए। बस ये फर्क होता है इक्वालिटी में और इक्विटी में। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कैनन ऑफ इक्विटी की। कैनन ऑफ इक्विटी का फर्क हमें कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब हमें पता चला कि आपको अपना टैक्स सिस्टम में ऐसा बनाना है जो कि व्यक्ति की जो अफोर्डेबिलिटी है उसके अनुसार उसके ऊपर टैक्स बर्डन डाले। और इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो इस कैनन को क्वालिफाई करता है, वो इस कैनन को क्वालिफाई करता है। कैसे क्वालिफाई करता है? क्योंकि अपने यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स का सिस्टम है। हालांकि मैंने अभी तक आपको ये सिखाया नहीं, हम आगे जाके सीखेंगे टैक्स रेट, टैक्स स्लैब्स के बारे में। बट मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपने भी ये तो सुना ही होगा कि अगर इतनी इनकम है तो 5% का टैक्स लगेगा, इतने से इतने के बीच की इनकम है तो उस पर 20% का टैक्स लगेगा, इससे भी ज्यादा की इनकम है तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा। यानी कि व्यक्ति की इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस पे लगने वाला टैक्स भी बढ़ता जाता है बच्चों। उसी को अपने कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम या प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। तो कैनन ऑफ इक्विटी को तो हम मीट करते हैं। नेक्स्ट है कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ बच्चों?
कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि देखिए, हम सब रेलवे स्टेशन पे गए हैं, और रेलवे स्टेशन पे अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि क्या हर व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर होता है, क्या उसका प्लेटफॉर्म टिकट चेक किया जाता है? तो आंसर इज शायद नहीं। क्या हर व्यक्ति जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है उस पर फाइन लगाया जाता है? क्या हर वो व्यक्ति जो बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है उस पर चालान या फाइन लगाया जाता है? इसी तरीके से ये लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि क्या हर वो व्यक्ति जो टैक्स की चोरी करता है पकड़ा जाता है? आंसर इज शायद नहीं। तो क्या इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट नहीं जानती है कि बहुत सारे लोग बिना प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे हुए भी प्लेटफॉर्म पे प्रवेश कर रहे हैं? या गवर्नमेंट ये नहीं जानती है कि बहुत सारे लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हैं? या गवर्नमेंट ये नहीं जानती है कि बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी भी करते हैं? इज इट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इंडिया जहां पे 136 करोड़ लोग हैं, जहां पे सिर्फ 10 लाख लोग ये कहते हैं कि हमारी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, वैसी जगह जहां पे हर साल लाखों गाड़ियां बिकती है जिनकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है? तो ऐसी सिचुएशन ऑब्वियसली गवर्नमेंट नोज इट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए। अगर आज गवर्नमेंट हर व्यक्ति को पकड़ना चाहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो अभी शायद 40,000 प्लस का है, उसे गवर्नमेंट को शायद 4 करोड़ प्लस का करना पड़ेगा, तो शायद वो हर व्यक्ति को पकड़ पाएंगे। बट फिर आपने जितना टैक्स कलेक्ट किया उससे ज्यादा तो आपका टैक्स कलेक्शन का एक्सपेंडिचर लग जाएगा। आज इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने इनकम टैक्स कलेक्शन पे लगभग 1 रुपया खर्च करती है, यानी कि 100 रुपए का टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ 1 रुपए का खर्चा गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी ये कहता है कि टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वहां पे कलेक्शन एक्सपेंडिचर शुड बी मिनिमल। आपको ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना है, ऐसे टैक्स प्रैक्टिसेस को इनकरेज करना है कि आपको टैक्स का अमाउंट कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा खर्चा ना लगे, और आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स को कलेक्ट कर सकें एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी की बात हो। कैनन ऑफ सर्टेनिटी लिखा है। सर्टेनिटी वर्ड का मतलब होता है कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे टैक्स पे करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो कितने परसेंट पे करना है। आपका टैक्स सिस्टम बहुत ही सिंपल होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, और कहीं ना कहीं थोड़ा स्थायी होना चाहिए। उसमें एक स्थायित्व होना चाहिए, परमानेंसी होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये क्लियरली पता हो कि अगर आप एक्स एक्टिविटी में वाई अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं तो आपको जेड अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है। अगर आए दिन उसमें परिवर्तन आता रहता है, बदलाव आते रहते हैं, तो फिर किसी को ये पता ही नहीं होता है कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, जिसकी वजह से शायद कंफ्यूजन पैदा होती है, केओस पैदा होते हैं। तो आपको सिस्टम ऐसा रखना है जो बहुत सिंपल, बहुत सर्टेन और बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो, ताकि व्यक्ति को हमेशा ये अंदाज हो, ये आभास हो कि उसे कितना टैक्स पे करना है। तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी हमें समझ में आ गया। देखिए, अगर हम लोग पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे होते तो मैं आपको इनके ऊपर में पैराग्राफ्स बताता, लिखवाता, समझाता, कीवर्ड्स क्या आने चाहिए आंसर में, बट टू अवर बेस्ट ऑफ फॉर्चून्स हमारा पेपर तो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस वजह से हमें तो टैक्सेशन को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिवली समझना है, रटने की हमें कोई जरूरत नहीं है, रोट लर्निंग करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई द सब्जेक्ट टैक्सेशन हेल्प्स ऑल माय स्टूडेंट्स टू मैक्सिमाइज देयर scores and it helps them bail out other subjects। पिछले साल, या अगर मैं पिछले कुछ 4-5 सालों की बात करूं, तो द हाईएस्ट दैट स्टूडेंट स्कोर विद अस इज 88 इन टैक्सेशन। एमसीक्यू पैटर्न में 88 का स्कोर लाना, वो भी तब जब वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, इट्स अ मैसिव स्कोर। ठीक है, और लगभग हर स्टूडेंट 60 या 60 के ऊपर स्कोर करता है, और शायद वो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी भी होगा बच्चों, बिकॉज आप समझिए आपके पास सिर्फ 3 एमसीक्यू पेपर्स हैं, बाकी 5 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं। तो इन 3 पेपर्स में अगर आपने अपना स्कोर मैक्सिमाइज नहीं किया, देन यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल। ठीक है, तो ये सारी बातें कभी और करेंगे। आगे चलता हूँ। कैनन ऑफ सर्टेनिटी का मतलब समझ में आ गया हमें। कैनन ऑफ कन्वीनियंस है, ऐसा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए जो समझना आसान हो, जिसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो। आज जीएसटी आया तो आज कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीएसटी के साथ, जब जीएसटी को लॉन्च किया गया या लेवी किया गया, देयर वाज नो क्लैरिटी।
आप सोचते थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके पूछेंगे, वो बता देगा कि भैया क्या है, तो वो कहता था जी हमें तो खुद को नहीं पता है। मिनिस्ट्री के लोगों तक को ये क्लैरिटी नहीं थी कि टैक्सेशन सिस्टम में क्या कहा गया है, क्या मीनिंग है, किस प्रकार उसको इंटरप्रेट किया जाए। और आज जीएसटी को आए हुए लगभग 3 साल से ऊपर का समय हो गया है, बट फिर भी अभी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे एक सेंस ऑफ क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं है, लकूना है। इस वजह से कहीं ना कहीं जीएसटी को लेके थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी लोगों में है। हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जीएसटी इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, ठीक है, वो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में पढ़ेंगे। अभी कैनन ऑफ कन्वीनियंस का मतलब हो गया कि समझ में आना आसान होना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना आसान होना चाहिए, टैक्स कलेक्ट करना भी इजी, टैक्स पे करना भी इजी, टैक्स प्लानिंग करना भी आसान और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आसान। तो ये कुछ कैनन्स ऑफ टैक्सेस।